हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स और फिजिक्स के 3 इंपॉर्टेंट नियम पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वो कौन कौन से नियम है, तो सबसे पहले हम जानेंगे किरचॉफ का नियम। तो पहला हम जानेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसको हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। ये तीनों नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आसानी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, रटना नहीं है, हमें समझ कर याद करना है, जिससे एग्जाम में जाए ना तो रटने की आवश्यकता ना पड़े और आसानी तरीके से इसको लिख कर आए। तो चलिए, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, किरचॉफ एक नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने किसके संबंध में, तो विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में क्या दिया है, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया। हमने क्या बताया, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में एक सिद्धांत, एक जाल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, और उसी को हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात, आप एक लाइन लिख पाएंगे कि नहीं, कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया है, जिसे किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो सिंपल सा है, कोई भी स्टूडेंट बोल देंगे। उसके बाद आता है, किरचॉफ ने 2 नियम प्रस्तुत किया। किरचॉफ ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम दिया है, और वो 2 नियम क्या है, एक है प्रथम नियम, जिसे हम संधि के नियम के नाम से जानते हैं। अब चलिए जी, संधि का नियम क्या होता है, इसको हम बताते हैं। देखिए, संधि का नियम यहां पे हमने लिखा हुआ है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद नहीं हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, याद हो जाएगा। देखिए, यहां पे कह रहे हैं संधि का नियम। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए संधि किसे कहते हैं जी। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि संधि का मतलब क्या होता है, संधि किसे कहेंगे, क्या आप बता पाएंगे? संधि किसे कहते हैं? मान लेते हैं एक ये बिंदु है, ठीक है ना। अब संधि का मतलब ये होता है कि इस बिंदु से बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से आ और जा रही हैं। ये हमारी संधि दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये संधि है जी। संधि का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, कोई बड़ा बड़ा जंक्शन होता है, जहाँ पे क्या होती है, ट्रेनें आपस में मिलती है। मतलब वहाँ से एक इधर कोई ट्रेन चले जाएगी, एक इधर, मतलब सभी दिशाओं में ट्रेन जाती है। ठीक है ना, तो उसी को जंक्शन कहते हैं। तो उसी प्रकार ये एक संधि है, जंक्शन है, जहाँ पर बहुत सारी ये विद्युत धाराएं हैं। ये मान लेते हैं विद्युत धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं, तो ये I1 धारा हो गई। ये जो विद्युत धाराएं हैं ये भी संधि की ओर आ रही हैं, तो I2 धारा हो गई। ये विद्युत धाराएं हैं, ये संधि से बाहर जा रही हैं, तो ये I3 धारा हो गया। इसी प्रकार ये संधि से बाहर जा रही हैं, तो ये I4 धारा हो गया। इसी प्रकार ये संधि की ओर आ रही हैं, तो ये I5 धारा हो गया। इसी प्रकार ये भी संधि की ओर आ रही हैं, तो I6 धारा हो गया। ये संधि से बाहर निकल रही है, तो I7 धारा हो गया। और ये संधि से बाहर निकल रही हैं, तो I8 धारा हो गया। ये क्या है, विद्युत धाराएं हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, विद्युत धाराएं। ठीक है ना, तो ये क्या है, समस्त विद्युत धाराएं हैं। तो हम यही ना कह रहे हैं जी कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार या संधि के नियम के अनुसार ये क्या है, संधि है। तो किसी संधि पर मिलने वाली, देखिए जो विद्युत धाराएं, जो ये विद्युत धाराएं हैं, ये विद्युत धाराएं ही तो सभी है ना। तो जो विद्युत धाराएं आ भी रही हैं या जा भी रही हैं, वो सभी इस संधि पर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? मिल रही है ना। तो हम यही कहेंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली
समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, क्या हमने कहा, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है जी, शून्य होता है। तो यही तो बात कहा गया, नॉर्मल सी बात है। परिभाषा आपको, जो नियम है आपको याद कर लेना है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आशा करता हूं कि आपको नियम याद हो गया होगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त मतलब सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इसका अगर हम बीजगणितीय योग निकालें तो यही कहते हैं कि समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यहां से यही हमारा जो है ना निकलता है जी, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे चिन्ह परिपाटी बताया जाता है। यहाँ पे एक नाम याद रखेंगे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यहाँ पे एक बताया जाता है, जैसे कैसे हमें पता चलेगा कि कौन विद्युत धाराएं पॉजिटिव हैं और कौन निगेटिव। तो देखिए, जो विद्युत धाराएं ये आ रही हैं, तो जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आएंगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब जो विद्युत धाराएं आएंगी, आने वाली जो विद्युत धाराएं हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। जैसे ये I1 धारा आ रही है, ये I2 धारा आ रही है, तो ये पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। और जो विद्युत धाराएं निकल रही हैं, मतलब जाने वाली, जो जाने वाली हैं उनको हम निगेटिव लेते हैं। जैसे ये देखिए I3 धारा निकल रही है, I4 धारा भी देखेंगे संधि से बाहर निकल रही है, तो इसको निगेटिव लेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम देखें बीजगणितीय योग, तो I1 धारा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो I1 हमने लिख दिया। फिर से I2 धारा भी देखेंगे ना, जा ही रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से I3 धारा देखिए संधि से बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, -I3 लेंगे। I4 धारा भी निकल रहा है, तो -I4 धारा। फिर से I5 और I6 दोनों जा रही हैं, तो जाने वाली मतलब है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो I5 + I6 हमने ले लिया। फिर से I7 देख रहे हैं बाहर निकल रहा है, I8 भी बाहर निकल रहा है, तो इसको माइनस में I7 और -I8 लिख लेंगे, I=0 कर देंगे। समझ रहे हैं। अब चाहे हम तो देखिए, ये जो -I3 है, I5 I4 है, I7 है, I8 है, ये माइनस में, उधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो इसको हम I1 + I3, सॉरी I यहाँ पे 2 होगा ना, I2, ये I2 जा रहा है तो I2 हो जाएगा, ये तो I2 हो यहाँ पे, तो ये I2 प्लस क्या हो जाएगा, I5 + I6 = क्या हो जाएगा, I3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, I4 + I7 प्लस क्या हो जाएगा, I8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जी। ये जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इस वाले को आप याद रखेंगे, देख लीजिए, इस वाले को आप याद रखेंगे। I1 + I2 + I5 + I6 = I3 + I4 + I7 + I8 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगे। तो नॉर्मल से है जी, पहला प्रथम नियम लिखेंगे, ठीक है ना। नियम लिखने के बाद आप तुरंत ये फिगर बनाएंगे, और यहाँ से केवल ये ऊपर नहीं लिखना है, समझाने के लिखा है। ये लिखने के बाद ये 2 लाइन आप लिख लेंगे, काम कंप्लीट होता है। चिन्ह परिपाटी लिख लीजिएगा नीचे, कि चिन्ह परिपाटी में क्या लिखेंगे, कि जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आती हैं उसे धनात्मक लेते हैं, और जो विद्युत धाराएं संधि से बाहर निकलती हैं उसे ऋणात्मक लेते हैं। तो ये बातें आपको लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं भी लिखेंगे चिन्ह परिपाटी तो चलेगा, बट नहीं रिस्क लेना चाहते ना तो लिख लीजिएगा। समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये संधि का प्रथम नियम, मतलब प्रथम नियम है। इसी प्रकार किरचॉफ का 2 नियम है ना, तो एक तो देख लिया हमने, दूसरा होता है द्वितीय नियम, जिसे लूप का नियम या बंद जाल का नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये इतना बड़ा सा नियम है, आप परेशान ना हो, इसको हम याद करा देंगे, ठीक है ना। अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, याद ही हम कराएंगे डायरेक्ट आपको। तो चलिए जी, याद कैसे होता है समझिएगा। तो यहाँ पे एक मैं फिगर बना रहा हूं, एक हम यहाँ पे बंद जाल बना रहे हैं जो ये है, समझिएगा। एक हम बंद जाल बना दे रहे हैं जो ये है,
ठीक है, ये एक बंद जाल है, समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे देखिए एक बंद जाल है ए बी सी डी ई फिर से एफ। यहाँ पे देखेंगे तो दो बंद जाल है, एक है ए बी सी डी ए, एक ये बंद जाल है, एक दूसरा बंद जाल है सी डी ई एफ सी, एक दूसरा है ये बंद जाल है। दो बंद जाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक हम रूल अप्लाई करेंगे, वो है ये कि यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर से यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कुछ लगा रहे हैं, और वो क्या लगाएंगे जी, यहाँ पे हम एक प्रतिरोध लगा दे रहे हैं, जो ये है, एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा दे रहे हैं और एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। तीन प्रतिरोध हमने लगा दिया। यहाँ पे एक सेल लगा दे रहे हैं, एक है ये और एक है ये सेल या बैटरी हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा प्रतिरोध है R1, ये है R2 और ये है हमारा R3, ये है, मान लेते हैं ये है सेल है जो हमारा E1 है और ये है E2। अब ये जो सेल है इससे धारा प्रवाहित होगा ही, तो जाहिर सी बात है इसको हम मान लेते हैं कि इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, E1 से I1 धारा और E2 से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा हमने मान लिया जी। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए नियम हमसे, ये जो नियम बताया गया है ना, ये हमें यही बताया गया है, ध्यान से समझेंगे। ये R1 प्रतिरोध है, तो इस R1 प्रतिरोध के लिए जो इसका संगत, मतलब जो धारा आई है, तो इसका संगत प्रतिरोध R1 ही न है, इसका संगत प्रतिरोध I1 का संगत प्रतिरोध है R1, I2 का संगत प्रतिरोध है I2 का संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है, यही ना है जी। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि I1 का संगत प्रतिरोध है R1, तो जो है देखिए यहाँ पे एक हमें बताया गया कि I1 का संगत प्रतिरोध है R1, तो I1 R1, ठीक है। फिर से I2 का संगत प्रतिरोध है R2, तो I2 R2 इक्वल टू हमें बताया गया विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2, ये हमें बताया गया है जी। यही ये आपको समझ गए, जो स्टूडेंट ये समझ गए वो सब समझ गए, समझिए। यही ये जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया ये फॉर्मूला, वो आराम से इस नियम को याद कर पाएंगे। अभी तक हमने क्या बताया, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ जाएगा। द्वितीय नियम याद करा दें हम, देखिए कैसे याद होगा। हम यही कहेंगे, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नियम तो सुन लिए होंगे, याद नहीं हुआ होगा, अब समझिएगा। ये एक बंद जाल हम ले रहे हैं, कौन कौन सा बंद जाल, A B C D A, ये ऊपर वाला एक बंद जाल ले रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बंद जाल A B C D A में, ठीक है ना, मतलब किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार बंद जाल A B C D में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा है और उसका संगत प्रतिरोध, उसी प्रकार प्रवाहित धारा है उसके संगत प्रतिरोध, ये I1 का संगत प्रतिरोध है R1, I2 का संगत प्रतिरोध है R2। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ पे देखिए बीच में कुछ नहीं हुआ था, गुणा हुआ है कि नहीं, इन दोनों के बीच गुणा ही तो हुआ है, ठीक है। तो गुणनफल के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग हम कर रहे हैं बट यहाँ पे माइनस हमने दिया हुआ है, बीजगणितीय योग परिपथ में, बंद परिपथ में लगे सेलों के दो सेल है ना, तो सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो हम कह रहे हैं। क्या हम कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे ना, एक दो बार सुनेंगे समझेंगे याद हो जाएगा। नियम ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, समझिएगा। ये जो सेल है तो सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं हम इसे। हम यही कह रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद जाल A B C D A में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही बात कहा गया है।
अब आप एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि सर बीजगणितीय योग बोल रहे हैं, अब माइनस यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, तो ये चिन्ह परिपाटी से हुआ है जी, उसका टेंशन अपना ले, चिन्ह परिपाटी से हुआ है। तो ये आप नियम आप याद कर सकते हैं ना, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना वही बात हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम बार बोल रहे हैं। कहेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। इसको पढ़ने के बाद ये फिगर बनाकर ये आप लिख लेंगे। चिन्ह परिपाटी से हुआ है, अगर मैं चाहूं तो चिन्ह परिपाटी अभी बता सकता हूं कि इस परिपथ में आपको चलना है, ठीक है ना, बट उतना समय नहीं है, आपको मैं उतना ही बता रहा हूं जितने में आपका काम चल जाए, क्योंकि ऐसा है ना कि समय हमारे पास कम है, नियम ज्यादा याद करना है। तो आप इतना लिखने के बाद ये फिगर बनाकर ये लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है, किरचॉफ का नियम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इतना लिख देंगे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा बताएंगे टेंशन हो जाएगा आपको। मैं जानता हूँ कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि भैया कुछ तो ऐसा पढ़ ले जिससे हमारा अच्छा नंबर आ जाए, तो उसी तरीके से मैं जो इम्पोर्टेंट नियम है कम से कम उसको फिर से दोहरा दे रहा हूँ। दोहरा का ये मैं 4th बार ये सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए जी, अगला हमारा दूसरा जो आता है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है समझिएगा। देखिए, बायो और सेवर्ट, यहाँ पे दो वैज्ञानिक, एक है बायो एक है सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर विद्युत परिपथों, मतलब बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या, इन्होंने एक बताया कि कोई धारावाही चालक है, तो कोई एक मान लेते हैं धारावाही चालक है, तो उसमें अगर हमने धारावाही चालक है तो धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने क्या दिया है, एक मतलब नियम प्रस्तुत किया है या एक सूत्र प्रस्तुत किया है, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। मतलब समझे, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित किया है और उसी को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अभी हम बताएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इतना लिखेंगे कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में क्या किया, जिसमें किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया। अब वो सूत्र क्या है जी समझिएगा। इन्होंने ये ऐसा किया कि एक चालक तार, इन्होंने ऐसा अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लिया, जो जिसमें धारा प्रवाहित है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है, ठीक है ना। अब आई धारा प्रवाहित है इसमें, अब इस ये अनंत लंबाई का चालक तार है, इसमें इन्होंने अल्पांश लंबाई भी ले लिया, ठीक है। इन्होंने इसमें अल्पांश लंबाई, एक अल्पांश लंबाई ये ले लिया, ठीक है ना, अल्पांश लंबाई ये dl ले लिया, एक छोटा सा, ये पूरा चालक है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, अल्पांश लंबाई जो है dl, इसको a बिंदु मान लेते हैं, इसको b बिंदु। अल्पांश लंबाई से r दूरी पर, अल्पांश लंबाई से r दूरी पर एक इन्होंने बिंदु लिया जो है p, इसी बिंदु p पर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित किया। इसी जो बिंदु p है ना, इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने सूत्र प्राप्त किया है। अब वो सूत्र क्या है, यही हमें ज्ञात करना है। बात आप समझ रहे हैं। अरे भैया धारा, इसमें अगर हमने चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के इस अल्पांश बिंदु जो P है, इसी बिंदु पर P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक बात आप याद रखेंगे कि अल्पांश लंबाई जो dl है अब बिंदु P है, इनके बीच की जो दूरी है, बीच बना कोण है वो थीटा है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये आप बोल देंगे ना कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित किया है। यही बात लिखने के बाद ये फिगर आपको साइड में बनाना है। उसके बाद इन्होंने क्या बात बताया, बायो और सेवर्ट के अनुसार, बायो और सेवर्ट के नियम के अनुसार इन्होंने 4 बातें बताई मोस्टली। पहली बात इन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने बताया कि इस जो अल्पांश लंबाई, यही ना अल्पांश लंबाई है जी dl, ये अल्पांश लंबाई है dl, एक छोटा सा लंबाई है। तो अल्पांश लंबाई के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है, वो इस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहली बात ये हमें बताया। ठीक है, मैं इसको इस कलर से, ठीक है जी, देख लीजिए। पहला आपको नियम याद हो गया कि नहीं हो गया? आप कहेंगे कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा, चालक में जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती हो गया। इसका मतलब इन्होंने ये बताया हमें कि जितना हम धारा का मान बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मान बढ़ेगा। इन्होंने ये प्रयोग किया, तो पहला नियम समझ में आ गया। दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि अल्पांश, ये जो लंबाई है, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो dB है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद दूसरा इन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, dB, वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। इस अल्पांश लंबाई जो dl है ना, इसी के समानुपाती होता है। दूसरा इन्होंने ये बात बता दिया, तो ये हमारा समीकरण 2 मिल गया। क्या हमने बताया? अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। तो यही बात हमने बताया। इससे मतलब ये चला कि यदि हमें अल्पांश लंबाई का मान जितना अधिक हम बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। तो वही बात हमने लिखा, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा आता है। तीसरा हमें यह बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है dB, ठीक है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई अब बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1/, के नीचे हम r² लिखते हैं, तो ये होता है जी। ठीक है, क्या हमने बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई अब बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है जी। अगला हमारा अंतिम आता है कि अगला इन्होंने अंतिम नियम बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई अब बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये हमें बात बताया गया जी। ठीक है ना, समीकरण 4। देखिए, उन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई अब बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के, साइन को ज्या कहते हैं, ज्या के समानुपाती होता है। तो ये बातें हमें बताई गई जी। तो ये हमारा 4 ये हमारा नियम हो गया। ठीक है ना, 4 हमारा ये नियम हो गया। अब इन चारों को हम आपस में मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मिलाते हैं कि समीकरण, यहाँ पे अगर हम मिलाते हैं इन चारों को, तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को मिलाने पर अगर हम इन सभी को मिला लेते हैं तो मिलाएंगे तो क्या मिलेगा समझिएगा। ये सभी dB है, dB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा dB, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ dB हो जाएगा। तो ये dB हो जाएगा, तो ये सभी आपस में गुणा हो जाएंगे समानुपाती। ये IDL sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, IDL sin थीटा अब बाई क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जी। ठीक है ना। अब ये देखिए, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समानुपाती का जो चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है।
समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, तो यहाँ पे नियतांक जो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई एक नियतांक आ गया। आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है, तो ये हमारा रहेगा ये आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमारा रहेगा ही। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी, और यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। यही है बायो सेवर्ट का नियम, जो है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ इस म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो मान होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है, ठीक है ना। इस बात को आप न्यूमेरिकल के लिए यूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। अंतिम हमारा तीसरा जो नियम आता है, जो है बायो सेवर्ट एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए अब तीसरा नियम भी हम देख लेते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है एम्पियर का परिपथीय नियम। यहाँ पे क्या बात बताया गया कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है ना। तो ये बातें हमें बताया गया जी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, ठीक है। मतलब इनमें ये हमें बताया गया कोई धारावाही चालक है, ध्यान से आप समझेंगे। इसमें हमें ये बात बताया गया, ये मान लेते हैं एक धारावाही चालक है, ठीक है ना। तो इसमें मान लेते हैं इसमें आई धारा हमने प्रवाहित किया है, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें हमने धारा प्रवाहित किया है, तो जाहिर सी बात है धारा अगर हमने प्रवाहित किया है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो ये एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र से r दूरी पर, यहाँ से ये जो दूरी है, यहाँ से ये जो दूरी है ये r है, तो r दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है P, एक बिंदु है जिसे हम dl कहते हैं, ठीक है। ये अल्पांश है बिंदु जो है dl। तो बात को आप समझेंगे, हम यही कह रहे हैं कि किसी धारावाही चालक से, मतलब किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र से, मतलब उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ पे याद रखेंगे ये अल्पांश बिंदु है ना, इसी पर हमें यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो dB है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B है। मतलब यहाँ पे हमें यही बात बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें यही बात बताया गया है कि देखिए यहाँ पे वही बात कहा गया है कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब ये आपको फिगर बनाना है कि एक धारावाही चालक है, अगर धारा हमने प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं इस चालक से r दूरी पे एक बिंदु क्या है, dl है, अल्पांश पृष्ठ है dl, और इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो b है। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b, ठीक है, और इसमें प्रवाहित, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, और ये समाकलन, ये हमें फॉर्मूला मतलब बताया गया मोस्टली। इस फॉर्मूले को ही आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए अब मैं नियम को आपको याद करा दे रहा हूँ। आप यही कहेंगे, सबसे पहली बात इतना कहेंगे कि ये एक धारावाही चालक है, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही तो बात हम कह रहे हैं, सिंपल सा तो है। ये dl क्या है, अल्पांश पृष्ठ ही तो है, अल्पांश लंबाई है, और ये अल्पांश लंबाई है, ये b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये I क्या है, I धारा है, इस चालक में प्रवाहित धारा है, और म्यू नॉट क्या है, एक नियतांक है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न मतलब किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, किसी धारावाही चालक के कारण किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, किसी बिंदु पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो वही बात लिखा गया इस नियम के अनुसार, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाही धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये परिभाषा नियम लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे और ये जो फॉर्मूला है ना इसको लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसको इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी करना होता है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, हम पढ़े हैं बायो सेवर्ट का नियम, तो बायो सेवर्ट के नियम से हम ये जानते हैं ना, बायो सेवर्ट का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे आप, बायो सेवर्ट के अनुसार चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने क्या सूत्र दिया है, वो सूत्र दिया है B = म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I/r। ये आपको फॉर्मूला याद है, बायो सेवर्ट का नियम का जब अनुप्रयोग आप पढ़िएगा तो उसमें हमने ये फॉर्मूला आपको कराया हुआ है। तो ये हमारा मिल गया जी बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से। अब देखिए इस हमें मिल गया ना, अब इसको हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यदि हम इनका दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। यदि इसका हम समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, डीएल के सापेक्ष, याद रखेंगे दोनों पक्षों का डीएल के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो डीएल के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो समाकलन ये क्या हो जाएगा, बी डीएल हो जाएगा, और इधर भी डीएल के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये समाकलन हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2I/r इंटू डीएल लिख देंगे, क्योंकि डीएल के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन हम कर रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए फिर से अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या मिलता है। ये क्या हो जाएगा, समाकलन b इंटू डीएल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो भी हम इतनी बात रूल से जानते हैं, मैथ के रूल से, कि समाकलन में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, नियत वैल्यू होते हैं, वो समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I/r ये एक नियत वैल्यू है, नियतांक है, तो ये समाकलन से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा और 2I/r हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे अब समाकलन हो जाएगा डीएल का समाकलन, ये अल्पांश जो लंबाई है इसका समाकलन हम कर देंगे। तो देखिए अल्पांश लंबाई का समाकलन करने का, समाकलन का मतलब होता है ये अल्पांश लंबाई है, तो इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे इस तरीके से अल्पांश लंबाई मिले होंगे तभी जाकर ने ये अल्पांश लंबाई बना होगा। तो एक वृत्त की ये परिधि बन जा रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो यहाँ पे याद रखेंगे b इंटू डीएल हो जाएगा, समाकलन b dl हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन b dl इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I/r, और ये वृत्त की परिधि 2πr होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो देखिए इस r से ये r कैंसिल हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और 2 दूना 4 मतलब 2 दूना 4 ये हो गया, तो 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा यहाँ पे क्या, अब बचा यहाँ पे ओनली ये है, बचा यहाँ पे ओनली ये है कि ये क्या है, समाकलन b इंटू डीएल है, इधर क्या बचा, म्यू नॉट
इंटू म्यू नॉट इंटू आई बचा है। तो ये हमारा बचा हुआ है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, देख लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी। देख लीजिए, यही ना समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही तो है। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूव भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये 3 नियम भले ही हमने आज के इस वीडियो में बताया है, बट मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में भी आए होंगे। यदि आपको समझ में आया है तब जाकर मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज मुझसे कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आई होगी तो, ठीक है ना। बट मैंने जहाँ तक प्रयास किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आ रही है, समझ में आ गया है ना, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी फिजिक्स के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नहीं 5 नंबर वाले क्वेश्चन का लिंक हमने दे दिया है। आप वहां से जाकर संपूर्ण किताब की स्टडी कर सकते हैं, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री का भी, हिंदी इंग्लिश का, सभी का लिंक है। तो जाइए लिंक पे क्लिक करके अपनी स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्त एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।